और इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी बीजेपी के संकल्प पत्र में मथुरा का सांकेतिक तौर पर इस्तेमाल किया गया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूपी के संकल्प पत्र में मथुरा का सांकेतिक तौर पर प्रयोग कर सकती है पार्टी। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। राम मंदिर और काशी कॉरिडोर की तरह सांस्कृतिक और राष्ट्रीय स्थलों को भव्य रूप प्रदान करने का संकल्प होगा। साथ ही किसानों के बिजली बिल को लेकर बड़ी राहत की घोषणा की जा सकती है। दो बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है, यानी किसानों पर फोकस और मथुरा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बड़ी बातें कही है कि अब विस्तार उसका भी काशी कॉरिडोर और अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के तर्ज पर ही होगा। तो इस बात के संकेत अब मिलने जा रहे हैं, यानी जो संकल्प पत्र चुनावी माहौल में पार्टी का तैयार हो रहा है, उस लिहाज से अब यह कदम उठाया जा रहा है। यतेंद्र शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, यह सबसे बड़ी बात निकलकर इस वक्त सामने आ रही है, जहां यह कहा जा रहा है कि संकल्प पत्र में मथुरा का जिक्र है और ये वही मथुरा है जिससे पूरा चुनावी माहौल यूटर्न ले सकता है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने अपना एजेंडा धीरे धीरे साफ करती जा रही है और माना जा रहा है कि जो बीजेपी का मैनिफेस्टो यानी कि जो संकल्प पत्र है वो अगले 4 से 5 दिन के अंदर उसकी औपचारिक तौर पर घोषणा हो जाएगी। फाइनली उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है और सबसे बड़ी खबर उसमें यही निकल कर आ रही है कि जिस तरह से राम मंदिर और काशी कॉरिडोर का भव्य निर्माण प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में करवाया जा रहा है, उसी तरह से ही मथुरा सहित जितने भी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय स्थल है उनको भी भव्य स्वरूप दिया जाएगा। यानी कि मथुरा एजेंडा है, मथुरा पर भी अब फोकस रहेगा। इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के बड़े नेता इसका सांकेतिक तौर पर समर्थन कर चुके हैं और अब वो एजेंडे में भी जो संकल्प पत्र है उसमें भी उसका उल्लेख सांस्कृतिक और राष्ट्रीय धरोहर के तौर पर किया जाएगा और एक भव्य निर्माण की बात। और दूसरा बड़ा पहलू है, किसानों को लेकर बीजेपी काफी गंभीर है और किसानों के बिजली बिल को लेकर, खासकर उसके ट्यूबवेल बिल को लेकर एक न्यूनतम राशि घोषित की जा सकती है, उससे ज्यादा बिल नहीं आएगा। इस तरह की घोषणा भी बीजेपी अपने संकल्प पत्र में कर सकती है। चलिए यतेंद्र, फिलहाल शुक्रिया। दो बड़े एजेंडे, यानी मथुरा पर फोकस और दूसरी बड़ी बात जो है वो किसानों को लेकर है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां से बीजेपी को हर हाल में 2017 की तुलना में बढ़त चाहिए। तो यह बढ़त कैसे किसानों को साध कर मिल सकता है। लेकिन इस बीच हम समाजवादी पार्टी पर फोकस करेंगे। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा को लेकर जो लिस्ट जारी की है, उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है, उस सूची को देखकर ये आप कह सकते हैं कि भले ही ये सूची नहीं हो, लेकिन उम्मीदवारों के जो नाम है उसमें कुछ नयापन नहीं है। 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी जा चुकी है, जिसमें अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से पहली दफा चुनाव लड़े हैं। वहीं एसपी सांसद आजम खान रामपुर से चुनाव लड़ेंगे, जो इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को रामपुर की स्वार सीट से समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। अब्दुल्ला हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आए हैं और आपको साथ ही साथ यहां यह भी समीकरण हम बता दें कि स्वार सीट से ही अपना दल ने किसे मौका दिया है, हैदर अली को। एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उनके परिवार का रहा है और उसी परिवार से आते हैं और अब वो अब्दुल्ला के सामने होंगे। अब्दुल्ला आजम खान 2017 में विधायक बने थे, लेकिन फर्जी दस्तावेजों के चलते उनकी विधायकी बंद कर दी गई थी। साथ ही जेल में भी जाना पड़ा। वहीं बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले धर्म सिंह सैनी को नकुड़ से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि नाहिद हसन को पार्टी ने कैराना से उम्मीदवार बनाया है। ये वही नाहिद हसन है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी चौतरफा सवालों से सामना कर रही है, लेकिन नाहिद हसन से किनारा पार्टी नहीं कर रही है। इस वक्त ये भी, यानी नाहिद हसन भी सलाखों के पीछे हैं। समाजवादी पार्टी के 159 उम्मीदवारों की लिस्ट में एम और वाई फैक्टर भी नजर आ रहा है, यानी मुस्लिम और यादव समीकरण जो है, एम वाई फैक्टर जो है, उसको लेकर पार्टी अभी भी चल रही है। लिस्ट के हिसाब से 31 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, साथ ही 20 यादवों को उम्मीदवार बनाया गया है। इस लिस्ट पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेर लिया और आरोप लगाया कि लिस्ट नहीं है, लेकिन अपराधी वही है। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, वो सिद्ध भी कोई कर रहा है तो अखिलेश यादव ही कर रहे हैं। जिस प्रकार से टिकट वितरण कर रहे हैं, जिनको बेल नहीं मिल सकती, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर रहा है, आजम खान उनके बेटे हों, उनको भी वो टिकट दे रहे हैं। ये साफ हो रहा है कि जिस दिशा में अखिलेश जी चल रहे हैं वो फिर से चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज रहे और इसलिए वो टिकट अपराधियों को दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 2012 में जो लूट योजना की नींव रखी थी, जो गुंडागर्दी का एक नींव रखने का काम किया था, उसका स्पष्ट स्वरूप आपकी सूची के माध्यम से दिखाई पड़ता है। एक तरफ अब्दुल्ला आजम है, एक तरफ मोहम्मद आजम खान, एक तरफ नाहिद हसन है, एक तरफ सोलंकी है, एक तरफ महबूब अली, जैसे ऐसे नाम आपकी सूची में देखने को आज मिले हैं, जिससे
यह स्पष्ट हो जाता है कि आपकी सोच कैसी है। यह सोच आपकी स्पष्ट तौर से उत्तर प्रदेश की जनता को आप डराने के लिए, धमकाने के लिए कि देखो मेरे पास गुंडों की फौज है प्रत्याशियों के रूप में, अगर समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया तो मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने आज ही ये सवाल मीडिया के माध्यम से किया था कि समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में सूची न जारी करके चुपचाप दे रहे हैं, क्योंकि उनकी जो सूची है जारी होते ही प्रदेश में तहलका मचेगा। लोग समझेंगे कि ये नई सपा नहीं, वही सपा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, लिस्ट नई है, अपराधी वही है। हम देख रहे हैं कि सूची जो आई है उसमें दंगे के अपराधी हैं, दंगाई हैं, गैंगस्टर हैं। लिस्ट जारी होने के बाद से बीजेपी आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी ने समाजवादी दंगाराज, गुंडाराज, भ्रष्टाचार के ब्रांड एम्बेसडर की सूची जारी की है। समाजवादी पार्टी की लिस्ट में देखें तो कैराना से जेल में बंद गैंगस्टर नाहिद हसन को टिकट दिया गया है। अभी वो सलाखों के पीछे है, जबकि मेरठ में आपराधिक छवि वाले रफीक अंसारी को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा आजम खान को रामपुर से टिकट दिया गया है। वो फरवरी 2020 से जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ लगभग 100 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को स्वार टांडा से टिकट दिया गया है, जो हाल ही में जेल से बाहर रहे हैं। कैराना सीट से समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को टिकट दिया है। नाहिद हसन गैंगस्टर एक्ट में जेल में अभी बंद है। बीते 15 जनवरी की ही ये स्थिति है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने समाजवादी पार्टी की लिस्ट को लेकर पार्टी और अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। संबित पात्रा ने ट्विटर पर लिखा, उन्होंने क्या ट्वीट किया ये हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी की मजबूरी है, गुंडों अपराधियों को प्रत्याशी बनाना जरूरी है, लिस्ट नहीं अपराधी वही। ये संबित पात्रा का ट्वीट है। और सीधे इस चुनावी गहमा गहमी के बीच हम अपने सहयोगी अमित सिंह का रुख करते हैं। लखनऊ से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं अमित सिंह। जैसे ही बीजेपी ने लिस्ट देखा समाजवादी पार्टी का, एकदम बीजेपी चौतरफा हमला बोल रही है। और यह हमला स्वाभाविक भी है, क्योंकि आम आदमी के जहन में भी सवाल यही कौंध रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी लीग से खुद को अलग हटा के लेके चल रही है, ये कहती है कि नई सपा है, तो फिर अपराधी वही क्यों है? ये सवाल सबके जहन में है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से सबसे पहला लिस्ट समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने जब जारी किया था, तब उसी लिस्ट में नाहिद हसन का नाम भी था और नाहिद हसन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे। तो उसी दौरान बीजेपी जिस तरीके से कैंडिडेटों को लेकर जिस तरीके से हमलावर हुई है, वो बीजेपी का तेवर लगातार जारी था। और इसके बाद क्या था, नाहिद हसन के बाद उसके बाद समाजवादी पार्टी अपनी लिस्ट नहीं जारी कर रही थी, उम्मीदवारों की लिस्ट, जिसके बाद संबित पात्रा ने सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला किया। और उसके बाद कल, जैसे कल सुबह संबित पात्रा का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद बीते कल शाम को। चलिए इस बीच में आपका रुख करूंगी। अमित शाह 27 जनवरी को मथुरा जाने वाले हैं। संकल्प पत्र में मथुरा का जिक्र है। और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह मथुरा का रुख करेंगे, मथुरा जाएंगे। और चुनावी माहौल में मथुरा जाने के बाद वहां से क्या बड़ी बातें कहते हैं, ये सबके निगाह में है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और मथुरा जाने का मतलब बिल्कुल क्लियर समझ में आता है कि क्या स्ट्रैटेजी है। और हालांकि इस बीच सिर्फ मथुरा ही नहीं, बल्कि अमित शाह तमाम ऐसे जगहों पे जा रहे हैं जहां से वोटर्स के बीच वो अपने वादों को रख सकते हैं, या फिर कार्यकर्ताओं में चुनावी माहौल में जोश भर सकते हैं। क्योंकि अभी भी सख्ती है चुनाव आयोग की, वो नहीं उन तरीके से चुनावी सभा कर सकती है। यतेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सनातन की राजधानी उत्तर प्रदेश। यतेंद्र, और यही वजह है कि पहले अयोध्या, काशी कॉरिडोर और अब मथुरा जाएंगे जब अमित शाह, तो यकीनन कुछ ना कुछ बड़ी बातें कहेंगे चुनावी माहौल में। देखिए बिल्कुल, इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि अमित शाह ने अपना पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा कैराना से शुरू किया, जो हिंदुओं के पलायन से होकर आता है, और अब दूसरा जो दौरा होगा मथुरा में होगा। यानी कि सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जो राष्ट्रवादी जो नीतियां हैं बीजेपी की, उसको एक सीधा सा मैसेज वह हिंदुत्व को जोड़ते हुए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की नगरी है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 बार से ज्यादा जा चुके हैं। तो और बीजेपी के तमाम बड़े नेता कह चुके हैं कि मथुरा उनकी एजेंडे में है। यानी कि कैराना के हिंदू पलायन से लेकर और मथुरा तक का जो दौरा है, वो साफ तौर पर दिखाता है कि पश्चिम और ब्रज में किस तरह से बीजेपी अपना मंथन कर रही है, किस तरह से रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। बीजेपी के सभी बड़े नेता अब उन जगहों पर जा रहे हैं जहां पर बीजेपी को राजनीतिक तौर पर फायदा मिलेगा, जो उनके वोटरों को, जो उनके कैडरों को, जो उनके समर्थकों को एक सीधा मैसेज देगा। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस दौरान बागपत और गाजियाबाद में रहेंगे। यानी कि पश्चिम और ब्रज, दोनों जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है, इन सबको मिलाकर
बीजेपी अपने तमाम बड़े नेताओं को मैदान में उतार रही है और सीधा एक मैसेज है कि किसी भी तरह से ढील नहीं छोड़नी है। और चलिए यतेंद्र, फिलहाल शुक्रिया। बीजेपी किसी भी सूरत में 2017 की तुलना में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अपना परफॉर्मेंस लूज नहीं करना चाहती। यही वजह है कि ताकतवर जो चेहरे हैं वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। बीजेपी के आरोपों पर समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया है। दरअसल हम लिस्ट को लेकर अब बात कर रहे हैं। जो लिस्ट की खबर हम पहले भी बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने जो लिस्ट दिया है उसके बाद कैसे बवाल है। तो दावा यह किया गया है यूपी में बीजेपी इस बार सरकार नहीं बना पाएगी, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रही है। ये समाजवादी पार्टी की दलीलें हैं। समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि 159 उम्मीदवारों की लिस्ट में सभी धर्म और जातियों के बराबर को जगह दी गई है। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और वो जान रही है कि उसका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। ये भाजपा जब सरकार में थी तो पिछड़ों का आरक्षण छीना, दलितों का आरक्षण छीना, दलित बेटियों पर अत्याचार करने वालों को राष्ट्रवादी बता रहे थे, सारे विभाग लूट लिए। कोरोना महामारी में जिस सरकार ने बेईमानी कर ली हो, आज जब सरकार के पास कोई बात गिनाने को नहीं है, कोई काम गिनाने को नहीं है, तो हमारी लिस्ट पर सवाल खड़ा कर रही है। अगर ऐसा है तो चुनावी मैदान में उतरा जाएगा। उम्मीद तो यही करिए कि वो चुनाव से पहले आ जाए। और रामपुर शहर की जहां तक बात है, ये वो विधानसभा सीट है जहां नारा लगा था आजम बना वजीर आजम, तभी आजम साहब जीते थे। अगर किसी के दिल में ये ख्याल है कि आजम खान साहब अगर जेल में हैं तो उनका इलेक्शन कमजोर होगा, ऐसा नहीं। और सीधे हम अपने सहयोगी अमित सिंह का रुख करते हैं। अमित, नाहिद हसन सलाखों के पीछे पार्टी ने टिकट दे दिया, आजम खान सलाखों के पीछे पार्टी ने टिकट दिया, तो कैसे आम पब्लिक जो है वो फर्क महसूस करेगी कि ये नेताजी की समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है? कोई फर्क तो नजर आ नहीं रहा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से लगातार जो 159 लिस्ट हम देखें तो उसमें जिस तरीके से जो मामले दर्ज हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर जिन्हें टिकट दी गई है, उसी को लेकर लगातार अब समाजवादी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से हमने देखा कि बीजेपी जो है लगातार हमलावर है उम्मीदवारों की लिस्ट के ऊपर, उम्मीदवारों के आपराधिक छवि के ऊपर। जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वही समाजवादी पार्टी है जो 2012 में जिन्होंने लूट की नींव रखी थी, जो लगातार आपराधिक छवि वाले जो नेता हैं उन्हें टिकट इस बार भी। तो ये कोई नई समाजवादी पार्टी नहीं है। जिस तरीके से अखिलेश यादव की तरफ से या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि अखिलेश यादव अपराधियों से किनारा करते हैं। आपको याद होगा कि जब मुख्तार अंसारी से ओम प्रकाश राजभर, जो कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर ने जब मुख्तार अंसारी से जाकर बांदा जेल में मुलाकात की थी तो उस पर अखिलेश यादव ने आपत्ति जताई थी, क्योंकि अखिलेश यादव का इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है, इस तरीके से कहा जाता है कि वो आपराधिक छवि वाले लोगों से वो दूरी बनाए रखते हैं और एक स्वच्छ सुथरा साफ सुथरी छवि जो है वो एक दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो लिस्ट जारी हुई है 159 लोगों की, और 159 लोगों में जिस तरीके से पब्लिक को तय करना है और पब्लिक को बहुत अच्छे से मालूम है कि किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है, ये सब कुछ पब्लिक को तय करना है। हालांकि इस बीच वादे और दलीलों की सच्चाई क्या है ये पब्लिक को मालूम है। बीजेपी नेता शरमणि त्रिपाठी ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में नाहिद हसन के समर्थक आरएलडी जाट प्रत्याशी को खुलेआम धमका रहे हैं। बीजेपी के आरोपों के मुताबिक नाहिद हसन के समर्थक कह रहे हैं कि वहां 24,000 जाट है या 90,000 है। अगर नाहिद हसन से गड़बड़ी हुई तो हम भी गड़बड़ी करने में 1 मिनट का वक्त नहीं लगाएंगे। ये बीजेपी ने ऑडियो जारी किया है। आज हमारा चौधरी साहब चुनाव लड़ रहा, जेल में पड़ा। एक सिकंदरपुर गांव है, आसपास के गांव है, उन गांवों में गलत खबर आ रही बहुत। वे लोग यूँ कह रहे वहाँ 24,000 24,000 जाट है। वे लोग यूँ कह रहे कि अगर नानड़के का सिंबल होता तो हम वोट देते। यो किसका सिंबल लगा है, क्या मामला है? अगर हम अमित सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है, खुलेआम धमकी, खुलेआम बंटवारा, खुलेआम ध्रुवीकरण। अमित, जी हाँ, बिल्कुल। शरमणि त्रिपाठी ने ये वीडियो जारी किया है, बीजेपी नेता है। और देखिए इस तरीके का वीडियो जैसे निकलकर सामने आता है, ये पहली बार नहीं है कि शरमणि त्रिपाठी ने इस तरीके से वीडियो जारी किया है। इससे पहले भी उन्होंने कई वीडियो जारी किया। जब भी इस तरीके का मामला सामने आया, तभी कुछ दिनों पहले शामली का उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें एक शख्स जो है खुलेआम पुलिस वालों को धमकी दे रहा था कि मेरी सरकार बनने दो, उसके बाद हम देखते हैं कि आप चालान काट पाते हो कि नहीं। तो इस तरीके का जब वीडियो वायरल होता है तो जाहिर तौर पर
बीजेपी को कह सकते हैं कि इस तरीके का वीडियो शूट करता है, क्योंकि जो बीजेपी चुनाव में मैदान में जो योगी सरकार जो अपने 5 साल की उपलब्धियां गिना रही है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। और मैं बताऊं कि देखिए, इस वक्त मैं बिकरू गांव में मौजूद हूं। बिकरू गांव वही गांव जिसको अभी तक किसी ने भूला नहीं। बिकरू कांड, जब विकास दुबे ने अंधाधुंध फायरिंग करके 8 पुलिस वालों को किस तरीके से हर्ष किया था, उनकी मौत हुई थी, जिसके बाद फिर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, उसके सहयोगियों का एनकाउंटर। मैं एक बार तस्वीरें दिखा दूं तो यहाँ पर तस्वीरों में देखिए, बिकरू गांव में ही मौजूद हूं, और यहाँ पर जो प्रधान है, जो स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर बेहद खुश हैं। हम सीधे इनसे बात करते हैं। आप यहाँ की प्रधान है, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मधु है। मैं यहाँ की प्रधान हूँ। खुश हैं आप लोग, क्योंकि चंद दिनों बाद जो है वोटिंग होने वाला है? जी जी जी, हम लोग बहुत खुश हैं कि अब लोगों को अपने हिसाब से ही लोगों को चुनना है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री वो अपने हिसाब से चुनेंगे, और लोग इतना खुश हैं कि उन्हें अपना अधिकार अब मिल पाया है। पहले तो मैं आपके पास लौटूंगी। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के लीडर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आपके लिस्ट को देखकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि नाहिद हसन को आपने फिर से मौका दिया, सलाखों के पीछे आजम खान है, आपने उनको मौका दिया। देखिए, ये राजनीतिक, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीतिक बातें करती है जी। जितने मुकदमे, राजनीतिक मुकदमों को मुकदमा नहीं बोलते। जिस तरह से आपने बकरी चोरी, भैंस चोरी, सरकार है, किसी को बंद कर सकती है। हाँ। अब जब भारतीय जनता पार्टी के नेता जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नॉमिनेशन किया था तो कितने मुकदमे थे, सवाल पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने नॉमिनेशन किया था, कितने मुकदमे थे, ये सवाल होना चाहिए ना। 114 विधायक ऐसे हैं जिनके संगीन मुकदमे हैं। तो अनुराग जी, लेकिन कोई तो लकीर खींचे इस बीच। तो मैं वही तो मैं आप जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब नॉमिनेशन किया था योगी जी ने, कितने मुकदमे थे उनके ऊपर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सवाल यहीं से मिल जाएगा जवाब। तो बीजेपी अभी क्या बोलेगी वो सुन लीजिए। बोले डिप्टी सीएम पे कितने मुकदमे थे जब नॉमिनेशन किया था, पूछिए, फिर आगे बात करते हैं। रही सीएम पे कितने मुकदमे थे योगी जी पे। तो मतलब राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि की जगह रहेगी हमेशा के लिए। चलिए, शलभ त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनसे ही प्रतिक्रिया ले रही हूँ। शलभ जी, जब मैं अनुराग भदौरिया से सवाल पूछ रही हूँ कि इतने सारे जो चेहरे हैं उनको मौका दिया गया है जिनको अलग अलग विवादों में देखा गया है, तो उनका कहना है कि आपकी पार्टी में भी ऐसे लीडर है, बीजेपी में भी है। तो देखिए, देश की जनता सुन रही है, आपका जो चैनल है बहुत ही लोकप्रिय है, और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की भाषा क्या है, समाजवादी पार्टी के बयान क्या है, पूरे देश के लोग सुन रहे हैं। ये नाहिद हसन से तुलना किनकी कर रहे हैं? एक संत की, एक योगी की, एक मुख्यमंत्री जो कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, कर्मठ मुख्यमंत्री, उनकी तुलना कर रहे हैं नाहिद हसन से। आजम खान से हमारे नेताओं की तुलना कर रहे हैं। अरे आप तो इस बात पे जवाब दीजिए कि आप किस अंदाज में चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनके लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर वहां पर जाटों को, व्यवसायियों को, वंचित वर्ग के समाज के जो लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनको धमका रहे हैं कि अगर। अच्छा शलभ जी, आपने एक वीडियो ट्वीट किया है, वो वीडियो क्या कहता है? वो वीडियो इस बात का प्रमाण है कि कैसे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। ये पूरा चुनाव इन्होंने माफिया बनाम जनता कर दिया है। इनके लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, खुलेआम धमका रहे हैं कि नाहिद हसन को वोट नहीं दिया, अगर हमारी कौम के लोगों को वोट नहीं दिया तो हम जाटों को 1 मिनट के अंदर ठीक कर देंगे, हम दलितों के साथ ऐसा कर देंगे, हम व्यवसायियों का जीना हराम कर देंगे। ये प्रमाण है कि समाजवादी पार्टी कैसे चुनाव लड़ना चाहती है। अनुराग जी मेरे साथ बने हुए, शलभ जी मैं उनसे जवाब ले लेती हूँ। अनुराग जी, एक वीडियो बाकायदा ट्वीट किया गया है बीजेपी की तरफ से और शलभ त्रिपाठी की तरफ से ही, वो इस वक्त मेरे साथ भी है, तो आप क्या इस पे प्रतिक्रिया देंगे? क्या इस तरीके से खुलेआम धमकी दी जाएगी? जी देखिए, सवाल है यहाँ महंगाई, बेरोजगारी का सवाल है, देश में बढ़ती हुई बलात्कार का जो बीजेपी की सरकार में बढ़ा, सवाल है कि यहाँ पे किस तरह से रौंदा गया है किसानों को। और जहाँ तक जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, देश में कानून का राज है या नहीं है, या तो ये कह दीजिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ कानून का राज है। मतलब आपका कहना है कि इस वीडियो पे एक्शन लिया जाए? मेरी बात तो सुन लीजिए, यहाँ कानून का राज है। हाँ। कोई भी गलत काम करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कुछ नहीं है, जबरदस्ती वीडियो का बताइए उसमें ऐसा क्या है, मानो उसमें क्या क्राइम हुआ है, रौंद दिया गया किसी को क्या खाल लेके, खार से रौंदने वाले लोग बात करेंगे कि उसमें कौन किसको धमका, क्या केस हो गया, उसमें किसने किसको पीट दिया, किसने किसको मार दिया। ये थार से रौंदने वाले लोग जिन्होंने रौंद दिया 8 लोगों को, और वो बात कर रहे हैं, बताओ भला।
कि वीडियो पे धमकाया जा रहा है। अरे कौन धमकाएगा? चुनाव आयोग है, यहाँ कार्रवाई होती है। हाँ, वो बात अनुराग इसलिए जी, कि आपके यहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए और दर्शक भी इस वक्त जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनकी सहूलियत के लिए एक बार हम ये वीडियो दिखाते भी हैं और सुनाते भी। आप जरा सुनिए क्या है इस वीडियो में। आज हमारा चौधरी साहब चुनाव लड़ रहा, जेल में पड़ा। एक सिकंदरपुर गांव है, आसपास के गांव है, उन गांवों में गलत खबर आ रही बहुत। वे लोग यूँ कह रहे वहाँ 24,000 22,000 जाट है। वे लोग यूँ कह रहे कि अगर न लड़के का सिंबल होता तो हम वोट देते। यो किसका सिंबल लगा है, क्या मामला है? अगर हम यहाँ 90,000 वोट है, 80,000 वोट है, अगर हम यहाँ कहने लगे कहने लगा यहाँ साइकिल का सिंबल होता हम वोट देते, जो क्या मामला है? हम चौधरी साहब के साथ जुड़ रहे। आपकी जायज बात, आपके बीच में पर्सन चौधरी जी है, लेकिन क्या संदेश है, वो उनकी क्या भावना है वो कहेंगे। आपकी बात जायज है भाई, आप रुको भाई, रुक जाओ। चौधरी साहब अनुराग जी, आप तो कह रहे हैं कि आप मुद्दों पे जीतेंगे, लेकिन अब इस तरीके से धमकाने वाले वीडियो पे आप कह रहे हैं कि नहीं, कानून का राज है। कहाँ धमका रहे हैं? आपसे मैंने जो सवाल पूछा, आपने पूरा वीडियो सुना, आप खुद नहीं समझ पाएंगे। आप पूछिए सवाल, उसमें क्या बोला जा रहा है आप बोलिए, तो मैं भी समझ जाऊं कि भाई धमका दिया गया, कॉलर पकड़ लिया गया, किसी को गाली दे दी गई। बेहतर तरीके से तो बीजेपी ही समझा पाएगी आपको। तो शलभ त्रिपाठी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं क्यों इन मसलों पे मैं क्यों बात करूं? शलभ जी है, शलभ जी बात करेंगे आपसे। शलभ जी, देखिए उसमें स्पष्ट तौर पे ये कहा जा रहा है कि वहां पर 22,000 24,000 जाट हैं जो कह रहे हैं कि नाहिद हसन को वोट नहीं देंगे। हम यहाँ नाहिद हसन के लोग हैं, हम यहाँ 90,000 हैं। अगर यहाँ पर हमारे साथ वहाँ कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हम 1 मिनट में यहाँ पे सबको ठीक कर देंगे, यहाँ पे गड़बड़ कर देंगे। धमकाना नहीं समझ में आ रहा आपको? इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आपने नाहिद जैसे लोगों को उम्मीदवार बनाया है, आपने आजम खान जैसे लोगों को उम्मीदवार बनाया है जो धमकी की भाषा से, गुंडागर्दी की भाषा से, अराजकता की भाषा से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, अनुराग जी, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि आप कौन सी दबंगई करके चुनाव लड़ने आए हैं, कौन से माफियाओं के दम पे चुनाव लड़ने आए हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट भाइयों को, कमी है। मैं बस एक आखिरी प्रतिक्रिया अनुराग जी आपसे लेना चाहूंगी, जाते जाते बता दीजिए। मैं 2 दिन पहले भी आपसे यही सवाल पूछ रही थी कि आखिर ऐसे लोग जो जिनको लेकर बीजेपी हमलावर है, ऐसे लोग आपकी मजबूरी क्यों है? अगर आप कह रहे हैं कि मुद्दों पे चुनाव लड़े, पब्लिक का साथ है, तो ऐसे लोग मजबूरी क्यों? नाहिद हसन जैसे लोग। शलभ जी, इस वक्त अनुराग भदौरिया है नहीं, उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि आखिर वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसके तहत ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे ही चेहरे को मौका दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो हमेशा से सवाल उठाते रहे हैं। देखिए बहुत स्पष्ट है, समाजवादी पार्टी की के जो ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही लोग समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। नाहिद हसन के बारे में जो उन्होंने डिक्लेरेशन दिया समाजवादी पार्टी ने, उसमें लिखा कि बहुत सारे मुकदमे हैं लेकिन हम फिर भी उनको टिकट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी मानती है कि नाहिद हसन महापुरुष है। जो व्यक्ति जेल के भीतर है, जिस व्यक्ति के ऊपर कैराना के पलायन की जिम्मेदारी है, जिस व्यक्ति के ऊपर लोगों को धमकाने का आरोप है, जो व्यक्ति गाड़ी की बोनट पर बैठ के, गाड़ी की छतों पर बैठ के पूरे शामली और कैराना में खौफ फैलाता हो, वो समाजवादी पार्टी के लिए महापुरुष है। तो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और जाट समाज के लोग, व्यापारी समाज के लोग, दलित समाज के लोग इनके डर में आने वाले नहीं है। हम सब उनके साथ डटकर खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ डटकर खड़ी है। डटकर मुकाबला होगा और चुनाव में इसका जवाब मिलेगा। बिल्कुल, चलिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। सब कुछ पब्लिक को तय करना है और गेंद अभी पब्लिक के पाले में है। 5 राज्य 609